हेलो स्टूडेंट, एएस इलेक्ट्रिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था ड्राइव्ड क्वांटिटी के फॉर्मूले से हम उसकी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एपीएस यूनिट बनाना सीख रहे थे और उन यूनिट्स के मध्य में हम रिलेशन देख रहे थे और हम ड्राइव्ड क्वांटिटी के फॉर्मूले से ही उसकी डेफिनेशन बनाना सीख रहे थे। तो स्टूडेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसको हमने इसीलिए अभी स्टॉप कर दिया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में समझाएं, ये मैटर होता क्या है और ये मैटर में आप हमको ये बताएं कि अणु क्या है, परमाणु क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, इन सभी के बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताएं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इस टॉपिक को मैं फिनिश कर दूं क्योंकि ये टॉपिक भी आपका किससे रिलेट करता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो दी है आवेश के बारे में। आवेश के बारे में अभी मैंने थोड़ा डिटेल में नहीं बताया, कम ही बताया मैंने जो है, तो ये भी उससे ही टच करता है बिल्कुल जो है, ठीक है। तो इसमें हम सारी चीज़ों को देखेंगे, पदार्थ की डेफिनेशन देखेंगे और ये पदार्थ जो है किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। और हम देखेंगे इसमें जो पदार्थ जो है किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। पदार्थ मुख्यतः परमाणुओं से बना होता है और ये हम देखेंगे कि परमाणु किससे बने होते हैं, परमाणु देखेंगे और परमाणुओं से क्या चीज़ बनती है, अणु बनता है, तत्व बनता है, तत्व से क्या बनता है, यौगिक बनता है, यौगिक से क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पदार्थ से स्टूडेंट। तो इसको पदार्थ को हम देखते हैं। पदार्थ को स्टूडेंट हम हिंदी में एक नाम और दे देते हैं, द्रव्य, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम मैटर। इंग्लिश में स्टूडेंट हम इसको बोलते हैं क्या, मैटर। अब स्टूडेंट ये मैटर होता क्या है, इस मैटर को जानेंगे। मैटर क्या है? तो मैटर की स्टूडेंट आपने जनरल डेफिनेशन तो पढ़ रखी होगी। मैटर की जनरल डेफिनेशन क्या होती है कि पदार्थ वह है जिसके अंदर क्या हो, भार हो और क्या कर ले, स्थान घेर ले, ठीक है। उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब देखिए ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे हाथ पर रखा हुआ है यहाँ, तो मैंने रख दिया, तो इसका मतलब इसने क्या कर लिया, अपना एक स्थान घेर लिया। कितना स्थान घेर लिया, इतना स्थान घेर लिया। और ये यहाँ रखा हुआ था, इसमें क्यों रखा हुआ था ये यहाँ, क्योंकि इसके अंदर क्या था, भार था, वेट था, ठीक है ना। तो इसीलिए ये यहाँ हमें दिखाई दे गया। इसमें अनुभव भी हम कर पा रहे हैं कि इसके अंदर भार भी है और ये स्थान भी घेर रहा है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया स्टूडेंट, पदार्थ बोल दिया। पर ये पदार्थ, अब ये हमारे पदार्थ जो है ये किस अवस्था में है स्टूडेंट, ये पदार्थ जो हमारा है ये ठोस अवस्था में है, क्योंकि इसकी हमें आकृति, आकार और आयतन तीनों चीज़ें हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, इसके जो है निश्चित दिखाई दे रहे हैं। हम इधर से उधर ले जा रहे हैं इसको जो है, ठीक है ना। तो परंतु इसके आकृति, आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये कौन सा पदार्थ है, हमारा ठोस पदार्थ है। तो पदार्थ की स्टूडेंट हमने क्या देखी, डेफिनेशन देखी। थोड़ा सा डेफिनेशन हम इसको लिख देते हैं। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वह है जो क्या करे, स्थान घेर ले, स्थान घेर ले और जिसके अंदर क्या हो, भार हो, और जिसके अंदर क्या हो, अंदर या जिसमें भार हो। पदार्थ क्या है, जिसमें भार हो, स्थान घेर ले और जिसमें क्या हो, भार हो, जिसमें भार हो, उसे स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब जो पदार्थ मैंने अभी बताया था, ये मार्कर था, ये मार्कर कैसी अवस्था में था, ठोस अवस्था में था। तो अब हमें यहाँ से ये पता चलता है कि ये पदार्थ की अवस्थाएं भी होती हैं। तो पदार्थ की स्टूडेंट कितनी अवस्थाएं होती हैं, हम जनरली 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं और वैसे इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। 5 अवस्थाएँ कौन कौन सी होती हैं स्टूडेंट, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं ज़रा। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं स्टूडेंट कौन कौन सी हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है, 5 है। कितनी है, 5। 5 में से पहली अवस्था है ठोस, ठोस, द्रव, और ये गैस तीसरी,
चौथी अवस्था है आपकी प्लाज्मा, और स्टूडेंट पांचवी अवस्था है आपकी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये स्टूडेंट बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने। तो ये स्टूडेंट इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की? 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 5 अवस्थाओं में। तो हम अध्ययन कितनी अवस्थाओं का करते हैं स्टूडेंट? ठोस, द्रव, गैस, इन 3 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, और यही अवस्थाएं हमारे जो है एग्जाम से रिलेटेड हैं। यूपीपीसीएल TG2 और यूपीआरबीएल TG2, ये इन्हीं अवस्थाओं में से हमसे जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बन जाता है, हमारा पूछ लिया जाता है कि किसका आयतन निश्चित होता है, किसकी आकृति निश्चित होती है, कौन सी चीज़ ठोस है, कौन सी गैस है। ये थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ किसकी बात करें? ये अवस्थाएं तो हो गई हमारी 5, और इन अवस्थाओं में इनकी जो आकृति और आकार होते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। अब जैसे अब ठोस रूप में हमारा कौन सा पाया गया है स्टूडेंट? ठोस के रूप में हमारा जैसे ये मार्कर है, ये क्या है? ठोस के रूप में है। बोर्ड है, ये किसके रूप में? ठोस के रूप में है। स्टील की रॉड है, वो भी ठोस के रूप में है। पंखा है, वो भी ठोस के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट किसके रूप में पाई जाती हैं? हमें किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में। तो ठोस के एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? एक तो हम ले लें पेन ले लें, पेन है, मार्कर है, कुर्सी है, पेन है, मार्कर है, कुर्सी है, मेज है, आयरन की रॉड है। ये स्टूडेंट सब किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में, ठीक है। और द्रव अवस्था में क्या आ जाता है स्टूडेंट हमारा? जैसे पानी है, तेल है, ये स्टूडेंट किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं हमारे द्रव की अवस्था में। और गैस की अवस्था में स्टूडेंट आ जाते हैं हमारे, जैसे LPG गैस है, LPG है, और क्या है? हवा है। ये स्टूडेंट हवा है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। ये सारी क्या है? गैसें हैं। तो ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है? ये पदार्थ जो है गैस की अवस्था में। ये गैस अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ हो गए। ये द्रव की अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ हो गए। ये ठोस की अवस्था में पाए जाने पदार्थ हो गए। अब स्टूडेंट हम यहाँ बात कर लेते हैं इस ठोस की जो अवस्था में क्या होता है, इसकी आकृति और आकार कैसा होता है? आकृति और क्या? आकार। आकृति और आकार और क्या? आयतन। ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें, आकृति, आकार और आयतन। तो स्टूडेंट ये ठोस का आकृति और आकार दोनों चीज़ें स्टूडेंट क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। और जब हम इसकी आकृति और आकार की बात करते हैं द्रव की, तो द्रव का जो है आकृति और आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है स्टूडेंट, अनिश्चित होता है, अनिश्चित। और जबकि इसका आयतन जो होता है स्टूडेंट कैसा होता है? निश्चित होता है, ठीक है स्टूडेंट, ये निश्चित होता है। और यहाँ आकृति और आयतन जो है गैस के आकृति और आयतन दोनों चीज़ें कैसी होती हैं? अनिश्चित होती हैं स्टूडेंट, अनिश्चित। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है, ये ग्राफ बना दिया है इसका जो है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं ठोस की? ठोस क्या होता है? वह होता है जो स्थान गैल्य जिसके अंदर भार हो, उसे ठोस कहते हैं। 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठोस कौन कौन से होते हैं? जैसे पेन है, मार्कर है, कुर्सी है, मेज है, आयरन की रॉड है, ये सब हमारे ठोस होते हैं। द्रव क्या होते हैं? पानी है, तेल है, ये सब क्या है? हमारे द्रव हैं। LPG गैस है, हवा है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये सब क्या है? हमारे स्टूडेंट गैस अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। अब इन पदार्थों के आकृति, आकार और आयतन की बात कर लेते हैं। तो आकृति और आकार स्टूडेंट ठोस का क्या होता है? आकृति और आकार और क्या आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और जबकि द्रव का आकृति और आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। और आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। और इसमें जो है आकृति, आकार किसके लिए? गैस के लिए। किसकी बात चल रही है? गैस के लिए कैसा होता है? अनिश्चित होता है। और आयतन भी क्या होता है इसका? अनिश्चित होता है। तो स्टूडेंट आप ये ठोस की बात करते हैं, तो ठोस में आप ठोस को कहीं भी उठा के रखते हैं तो उसके आकृति, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही उसके आयतन में परिवर्तन होता है। स्टूडेंट आप आयतन नहीं समझ पा रहे हो तो आयतन क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं आयतन के बारे में आपको बता दूं। आयतन क्या होता है कि कोई आपके पास वस्तु है, उसके अंदर कोई चीज़ कितनी मात्रा में भरी जा सकती है, उसे उसका क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आयतन बोलते हैं। ठीक है। अब जो मार्कर है, इस मार्कर के अंदर कितनी मात्रा में
स्याही भरी जा सकती है, ठीक है ना, इसके अंदर कितनी मात्रा में स्याही भरी जा सकती है, इसे इसका मार्कर का क्या बोलेंगे हम, आयतन बोलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब जैसे आपके पास में गिलास है, गिलास के अंदर मैक्सिमम कितना पानी आ सकता है, उसे गिलास का क्या बोलेंगे हम, आयतन बोलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आयतन जो निकालते हैं स्टूडेंट, आयतन निकालने का, आयतन अब बेलनाकार वस्तु है उसका आयतन निकालने का अलग फार्मूला होता है, वो पाई आर स्क्वायर होता है। और किसी का भी आयतन निकालना हो, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। ये मैथ की बातें हैं थोड़ी सी, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हो गया, आपको आयतन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब आयतन आकार, यहाँ कहीं भी ले जाएं पेन और मार्कर को जो है, उसके आकृति, आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमने क्या किया, एक गिलास में पानी को लिया, तो उस गिलास के पानी को स्टूडेंट हमने किस में रख दिया, एक गिलास के पानी को हमने जग में डाल दिया। तो स्टूडेंट उस गिलास के पानी ने जग के आकार को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। गिलास के आकार को छोड़कर किसके आकार को ग्रहण कर लिया, जग के आकार को ग्रहण कर लिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जल ने अपनी आकृति और आकार दोनों चीज़ें क्या कर लिए, परिवर्तित कर लिए, मतलब अनिश्चित हो गए, ठीक है। परंतु आयतन उसका निश्चित रहा। गिलास के अंदर जितना पानी था, उतना ही पानी किस में चला गया, जग में चला गया। तो मतलब आयतन तो उसका क्या हुआ, निश्चित हुआ। अब बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई द्रव की। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट गैस की, बात कर लेते हैं। अब गैस, जैसे एलपीजी गैस का आप सिलेंडर लेके आते हो, तो उसमें जो गैस आती है, जैसे 5 किलो वाले गैस के सिलेंडर की हम बात करते हैं, तो उसमें आप गैस भरना चाहें तो 5 किलो गैस भी भर जाएगी, और यदि उसमें भरना चाहें 6 किलो गैस भी उसमें क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। 1 किलो गैस और यदि उसमें हम फालतू डालना चाहें तो वो क्या हो जाएगी, वो भी उसमें क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो डिजाइन तो कितने के लिए था, 5 किलो के लिए, परंतु उसके अंदर कितनी मात्रा में भर गई, 1 किलो और फालतू भर गई, बोले तो 6 किलो उसके अंदर गैस भर गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो गैस के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उनमें 1 किलो गैस और आई तो उससे क्या हुआ कि उसके अणु जो है पास पास हो गए, कंप्रेस हो गए, तो जिससे कि उसका क्या हो गया, आयतन जो है, आयतन और बढ़ गया। मतलब आयतन, पहले उसका गैस का सिलेंडर का शेप ये था, इतना था, ये शेप था, तो इतने आयतन में भरी हुई थी। अब इसमें 1 किलो और आ गई, तो फिर भी उसका आयतन जो है क्या हुआ, आयतन उसका क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है ना। तो आयतन भी उसका चेंज हो गया, आकृति और आकार भी उसका चेंज हो गया। अब हवा है, हवा हमें चारों तरफ दिखाई देती है, इसका कोई आकार और आकृति नहीं है, और ना ही इसका कोई आयतन निश्चित होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें हवा है, तो ये कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था है। गैस अवस्था में आकृति, आकार और आयतन, ये तीनों चीज़ें कैसी होती हैं, अनिश्चित होती हैं। तो ये टॉपिक हम यहाँ तक हमने ये कंप्लीट किया पदार्थ के बारे में। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं हम, जो है ये पदार्थ स्टूडेंट बनता किससे है, ठीक है ना, तो हम ये चर्चा करेंगे। ये तो बेसिक सी बातें हो गई। अब हम पदार्थ को देखेंगे, ये पदार्थ किससे बना, पदार्थ किससे बनता है। तो ये क्या था, पदार्थ, मैटर। तो ये स्टूडेंट पदार्थ जो बनता है आपका, पदार्थ जो बनता है स्टूडेंट आपका परमाणुओं से। किससे, परमाणु से बनता है। पदार्थ किससे बनता है स्टूडेंट, परमाणु से बनता है। और परमाणु को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, एटम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, एटम बोलते हैं। ये परमाणुओं से बनता है पदार्थ। और परमाणु किससे बनते हैं स्टूडेंट, परमाणु किससे बनते हैं, परमाणु 3 चीज़ों से मिलाकर बनता है। मुख्यतः 3 चीज़ होती हैं उसमें, जो 3 कण होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है आपका स्टूडेंट प्रोटॉन, दूसरा होता है स्टूडेंट प्रोटॉन। और तीसरा होता है स्टूडेंट आपका न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों चीज़ों को मिला के आपका क्या बना, परमाणु बना। और परमाणु से क्या बना, आपका पदार्थ बना। अब हम आगे देखते हैं, इस परमाणु से स्टूडेंट क्या बन जाता है हमारा। चलो पहले थोड़ा सा इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले, जो है फिर परमाणु के बारे में आगे देखेंगे परमाणु से क्या बना। तो स्टूडेंट हमको यहाँ ये पूछ लिया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, ऐसे इस पर आवेश और द्रव्यमान, इस पर आवेश और द्रव्यमान कितने kg में होता है, ग्राम में होता है, कितने AMU में होता है, ठीक है ना। AMU क्या होती है स्टूडेंट,
AMU एटॉमिक मास यूनिट होती है, जो कि पदार्थ के ये जो सूक्ष्मतम कण हैं, इन सूक्ष्मतम कणों का द्रव्यमान जो मेज़र किया जाता है, मापा जाता है, ठीक है, उसको हम केजी में ना मेज़र करके उसमें मेज़र कर लेते हैं AMU में। केजी में भी मेज़र हो जाता है और AMU में भी मेज़र हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम सबसे पहले यहाँ ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी स्टूडेंट, वो किसने की थी, खोजकर्ता कौन थे इसके जो है, और इसके ऊपर जो आवेश होता है स्टूडेंट वो कितना होता है, उस आवेश के बारे में हम चर्चा करेंगे, आवेश कितना होता है। और आवेश के बाद में स्टूडेंट हम देखेंगे इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी का हम द्रव्यमान देखेंगे। तो स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज के लिए एक छोटी सी ट्रिक है आपकी, ईंट पर नाच। क्या है, ईंट पर नाच। तो जैसा कि स्टूडेंट ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, कोई थॉमसन बोल देता है, कोई थॉमसन बोल देता है, ठीक है ना। तो अब थॉमसन बोल दें या थॉमसन बोल दें, बात एक ही है, ठीक है ना। थॉमसन, जे थॉमसन, और या थॉमसन कुछ भी बोल दो, कोई बात नहीं है, सब चल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज स्टूडेंट किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, ठीक है ना। जे थॉमसन या जे थॉमसन, बात एक ही है। तो खोज इन्होंने की थी। अब बात आती है प्रोटॉन की। सर देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। आर फॉर रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की थी स्टूडेंट, रदरफोर्ड ने की थी। और एक और वैज्ञानिक इसमें आ जाते हैं, कौन से, गोल्डस्टीन। कौन आ जाते हैं, गोल्डस्टीन। तो इन दोनों में से स्टूडेंट आपको एक ही नाम मिलेगा एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है कि दोनों नाम आ जाएं, ठीक है ना। तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय दोनों को जाता है, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किन किन को जाता है, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, दोनों को जाता है। और न्यूट्रॉन की खोज स्टूडेंट की थी किसने, चैडविक ने। चैडविक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी, जेम्स चैडविक इनका पूरा नाम था। तो स्टूडेंट आपको जो है इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो गया हुआ, ईंट पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न फॉर न्यूट्रॉन और च फॉर चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट इसके आवेश की। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है स्टूडेंट, वो ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। और वो ऋण आवेश स्टूडेंट होता कितना है, 1.602 × 10⁻⁻19 19 कूलम, इतना आवेश होता है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट इसके कि इसकी द्रव्यमान की। ये तो हमने देखा इसका आवेश, अब इसका द्रव्यमान हम देखते हैं। द्रव्यमान स्टूडेंट हम इसका देखते हैं, तो द्रव्यमान होता है इसका 9.1091 × 10⁻31 किलोग्राम। ये स्टूडेंट ये मेजर किया है हमने किसमें, केजी में। किसमें, केजी में। केजी बोले तो कौन सी पद्धति हो गई, MKS पद्धति, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं किसकी जो है, खोज तो हो गई प्रोटॉन की। अब इसकी बात कर लेते हैं प्रोटॉन के किसके, आवेश की। तो जो प्रोटॉन पर स्टूडेंट आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, परंतु यहाँ कौन सा आवेश होता है, इस पर ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण, और परंतु प्रोटॉन पर कैसा आवेश हो जाता है, धन आवेश हो जाता है। और धनावेश किसके इक्विवेलेंट होता है, जो धनावेश होता है प्रोटॉन पर, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य ही होता है, बराबर होता है। 1.02 × 10⁻⁻⁻ कितना हो जाता है, 19 कूलम। परंतु यहाँ क्या लग जाता है, इस पर होता है धनावेश। कैसा आवेश होता है इस पर, धनावेश होता है। अब इसके द्रव्यमान की बात करें तो स्टूडेंट ये देखिए 1.6 आ रहा है, तो यहाँ भी आप 1.6 ले लें। 1.672 × 10⁻⁻⁻ के कितना होता है, इस पर 27 होता है, -27 kg। ये स्टूडेंट बात चल रही है केजी में, ये उसका द्रव्यमान हो गया। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन पर जो न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है, खोज तो चैडविक ने की थी, और आवेश इस पर क्या होता है, न्यूट्रॉन, न फॉर न्यूट्रॉन, न फॉर न्यूट्रल, न फॉर न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर कितना आवेश होता है, 0।
न फॉर न्यूट्रॉन और न फॉर न्यूट्रल। न्यूट्रल बोले तो कोई आवेश नहीं, जीरो आवेश होता है इस पर। अब इससे द्रव्यमान कितना होता है स्टूडेंट? इसका द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के तुल्य ही होता है, परंतु प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये लगभग बराबर है। तो कितना होता है स्टूडेंट प्रोटॉन का द्रव्य जो है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67, इस पर कितना था प्रोटॉन पे 1.67, ये यहाँ 2 आता है तो यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाता है 4 हो जाता है, इनटू कितना हो जाता है 10 की पावर जितना 27 इसमें लगा है तो इसमें भी 27 लगेगा, ये इतना kg हो जाता है इसका द्रव्यमान स्टूडेंट। तो यहाँ हम देखेंगे स्टूडेंट, यदि आपको द्रव्यमान नहीं पता है तो आपको इसका सीक्वेंस तो पता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हम तीनों चीज़ों को ऐसे ही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर है, जब अपने सिर के ऊपर भार रखोगे तो कैसा रखोगे आप? हल्का ही तो रखोगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? सबसे हल्का होता है, और जो नीचे वाला है जो नीचे वाला है वो सबसे कैसा होगा? भारी होगा। तो ये सबसे हल्का है, ये बीच का हो जाएगा, ये सबसे भारी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ इसके द्रव्यमान से भी हम देख लेते हैं। द्रव्यमान से हम देखें स्टूडेंट जो है ये 9.1 है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 है। तो जब 10 की पावर माइनस के 31 है और स्टूडेंट यहाँ क्या है 10 की पावर माइनस के 27 है, यहाँ भी 10 की पावर माइनस के 27 है। तो 10 की पावर माइनस के 27 का मतलब क्या है? जब इसको हम नीचे लेके जाएंगे, भाग में लेके जाएंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव पावर हो जाएगी। ये 10 की पावर 27 का मतलब हो जाएगा एक के पीछे कितनी जीरो लग जाएंगी? 27 जीरो लग जाएंगी। आप उससे किस में भाग लगाओगे? 9.1 में भाग लगाओगे, ठीक है। वो 27 वाला है तो इसमें भाग लगाओगे और इसमें भाग लगाओगे। यहाँ 10 की पावर 31 नीचे चला जाएगा तो आप 10 की पावर 31 से भाग लगाओगे। तो 31 से भाग लगाने पर ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? ज़्यादा आगे चला जाएगा, और इसमें कहाँ रह जाएगा? 27 है तो 27 में थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, ठीक है ना। जब पॉइंट नीचे से, अब जीरो नीचे से आप हटाते हो तो वह पॉइंट आपका, ये पॉइंट आपका कहाँ जाएगा? लेफ्ट में या राइट में? ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो आप ये 10 की पावर 31 है तो एक के पीछे 31 जीरो लग जाएंगे। 31 जीरो हटाओगे तो ये पॉइंट आपका कहाँ खिसक जाता है? लेफ्ट में चला जाता है, ठीक है। कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट में चला जाएगा। और कितने स्थान आगे चला जाएगा? अब एक स्थान तो मिल रहा है हमें और 30 स्थान आगे चला जाएगा। बोले तो 30 जीरो यहाँ आगे रखनी पड़ेंगी और 9 ये है एक अंक, तो 31 अंक आगे चला जाएगा। यहाँ हम देखेंगे तो ये 27 का भाग लग रहा है, तो यहाँ 27 एक अंक तो मिल रहा है, तो 26 जीरो इसके आगे लगानी पड़ेंगी और इसके आगे भी 26 जीरो लगानी पड़ेंगी। तब इसकी वैल्यू कितनी मिली हमको? जो है वैल्यू मिलेगी इसकी कितनी? 1674, और इसकी मिलेगी 1672, और इसकी मिलेगी हमें जो है काफ़ी छोटी वैल्यू मिलेगी। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो माइनस में आपकी जो वैल्यू होती है, माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। और जो छोटी वैल्यू होती है माइनस में, ठीक है ना, वो कैसी होती है? बड़ी होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये किसका, ये कितना है? 2, यहाँ कितना है? 4। तो सबसे भारी कौन सा है आपका? यही है। ये बीच का हो गया, ये सबसे हल्का हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आप भाग लगा के देख सकते हो वैसे, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया? ये भारी हो गया, भारी कण हो गया। ये सबसे भारी हो जाता है न्यूट्रॉन। ये बीच का हो जाता है, मध्य का, और ये स्टूडेंट हो जाता है आपका सबसे हल्का, सबसे हल्का। ये हो जाता है सबसे हल्का। अब स्टूडेंट इसकी हम बात कर लेते हैं। यदि ये द्रव्यमान हमें केजी में न देकर, ठीक है ना, हमें ऑप्शन में केजी में नहीं दिया है, तो हम इसे ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में कितना होगा? तो वही देखिए स्टूडेंट, किसका खेल है? प्रीफिक्स का खेल है। और प्रीफिक्स पर वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो प्रीफिक्स को हम कैसे हटाते हैं, कैसे लगाते हैं? तो ये क्या है? के क्या है? किलो। किलो क्या है? एक प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स कौन सा है? पॉजिटिव प्रीफिक्स। पॉजिटिव प्रीफिक्स को कैसे हटाएंगे? इसे यहाँ से काट देंगे। तो काटने का मतलब क्या है? गुणा का चिन्ह बन गया। गुणा का चिन्ह बन गया तो गुणा किससे करेंगे हम? 10 की पावर 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि किलो की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर 3 होती है। तो 10 की पावर 3 से यहाँ गुणा करेंगे। ये 10 की पावर माइनस के 31 है, उधर 10 की पावर आपको +3 मिलेगा। तो 31 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचा स्टूडेंट? 10 की पावर माइनस के 27 बचा।
तो ये कितना हो जाएगा ग्राम में 9.1091 इंटू 10 की पावर माइनस के कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ हम इसे ग्राम में चेंज करेंगे तो किलो हटाएंगे 10 की पावर 3 से गुणा करेंगे, 10 की पावर 3 मिल जाएगा और 10 की पावर 27 है। ये प्लस माइनस किए हैं तो जब गुणा में आपके आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम इन घातों को जोड़ेंगे तो 27 में से 3 क्या चला जाएगा, 27 में से 3 गया तो 4 बचा, तो कितना बचा 24। 27 में से 3 गया तो 24 बचा स्टूडेंट। तो 24 10 की पावर माइनस के 24 हो जाएगा यहाँ ग्राम में। बोले तो 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब भारी हल्का आपको ये सब कुछ पता चल गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर तो सबसे हल्का, और सबसे नीचे वाला सबसे भारी, और बीच वाला सबसे, वो तो बीच का है ही है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और ये आ जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भारी, बोले तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी होता है। ठीक है, प्रोटॉन भारी तो है, ये सबसे हल्का ही तो है, तो ये तो भारी होगा इससे। ठीक है ना, ये सबसे हल्का है तो ये इससे थोड़ा सा हल्का है, इससे कितना हल्का है, थोड़ा सा ही हल्का है, बेमालूम अंतर है इसमें जो है। ठीक है ना, लगभग बराबर बोल देते हैं हम इसको। तो अब ये प्रोटॉन कितना भारी हो जाता है स्टूडेंट। प्रोटॉन जो है किसकी पूछ रहे हैं हम, जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी है, इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी है, इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी है, इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से स्टूडेंट आता है निकल के 1835 भी आ जाता है, 1835 गुना भारी भी आ जाता है, और इसमें वैल्यू आ जाती हैं 1835 की जगह पे आ जाता है 1837 भी आ जाता है, और 1840 भी आ जाता है स्टूडेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, हमें किससे निकालना है, किससे कंपैरिजन करनी है, इलेक्ट्रॉन से कंपैरिजन करनी है, और किसकी कंपैरिजन करनी है, प्रोटॉन की कंपैरिजन करनी है। हमने आपसे सवाल पूछा था कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है। तो स्टूडेंट यहाँ हम देखेंगे, हम ये कहेंगे यहाँ कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है, x गुना भारी है, कितना गुना, x गुना। तो अब कहाँ रख देंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन P/E हो जाएगा, बराबर भारी निकल आएगा, x गुना x की वैल्यू निकल आएगी। बोले तो इलेक्ट्रॉन से हम क्या कर देंगे, इसमें भाग लगा देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, गुने की वैल्यू मिल जाएगी, ये कितना गुना भारी है। तो अब यदि स्टूडेंट यहाँ से हम क्या करें, हमसे ये पूछ लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने गुना भारी है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू किस में आ रही है आपकी गुणा में, तो ये वैल्यू किस में आ जाएंगी, भाग में। तो P/ कितना हो जाएगा 1835, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के कितने गुना भारी होता है, 1835 गुना भारी होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आ जाती है इसकी AMU के द्रव्यमान की बात आ जाती है। तो AMU में इसका द्रव्यमान हम कैसे मेजर करते हैं स्टूडेंट, तो P/E करके ये गुना निकल आएगा, कौन कितना गुना भारी है, भाग लगाने पर आप निकाल सकते हो। कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी हो जाती है तो आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ एक बात ये पूछ ली जाती है कि इसका जो द्रव्यमान होता है वो AMU में कितना होता है। तो स्टूडेंट AMU के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हम जानते हैं यहाँ कि 1 किलोग्राम बराबर होता है, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 26, 10 की पावर कितना होता है स्टूडेंट 26 कितना होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं, डाल्टन के नाम से भी जानते हैं, डाल्टन। ठीक है, डाल्टन बोलते हैं या AMU बोलते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितना AMU होता है या 1 किलोग्राम में कितना डाल्टन होता है, वो इतना होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब ये kg की जगह kg की वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें किस में मिल जाएगा, इसका AMU में इसका द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दे दी है यहाँ। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ स्टूडेंट परमाणु की। ठीक है, किसकी, परमाणु की बात करते हैं। ये परमाणु कैसे बना था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना था। इनकी खोज किसने की थी, आवेश कितना होता है और द्रव्यमान कितना होता है, ये सब कुछ कर दिया हमने जो है यहाँ। अब ये परमाणु से स्टूडेंट हमारा क्या बनता है ये देखेंगे यहाँ। परमाणु से क्या बनता है स्टूडेंट,
परमाणु से बन जाता है स्टूडेंट हमारा क्या, परमाणु से हमारी दो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। परमाणु से दो चीज़ बनती हैं, कौन कौन सी? परमाणु से बनता है एक तो अणु भी बन जाता है हमारा, ठीक है स्टूडेंट, और क्या बन जाता है? तत्व भी बनता है। क्या बनता है? तत्व। तो अब कैसे बना? यदि हम कहें हमें क्या मिल जाए, समान परमाणु मिल जाए या असमान परमाणु मिल जाए, कैसे? समान या असमान, समान या असमान परमाणु मिलकर क्या बना देते हैं? असमान परमाणु। समान या असमान परमाणु मिलकर क्या बना देते हैं स्टूडेंट? अणु बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अणु बना देते हैं। यहाँ क्या होता है? तत्व हमारा कैसे बनता है? तत्व बनता है स्टूडेंट हमारे समान परमाणुओं से, केवल और केवल किससे? समान परमाणुओं से, ठीक है स्टूडेंट। समान परमाणु से स्टूडेंट हमें क्या मिल जाता है? समान परमाणुओं से मिल जाता है हमें तत्व, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं कैसे मिला हमें। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ देखिए, एग्जाम्पल में आप यहाँ देखें, ये कोई मैंने बॉक्स लिया और इस बॉक्स में हमारे ओ ओ ओ ओ ये क्या है? हमारे परमाणु हैं। क्या है हमारे? ये परमाणु है। ऑक्सीजन के क्या है? ये परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु पड़े हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 परमाणु हैं। यदि मैं इसका क्या ले लूँ, असमान परमाणु या समान परमाणुओं का कैसा होना चाहिए? पेयर होना चाहिए। कैसा? पेयर। ये बात याद रखें, समान या असमान परमाणुओं का पेयर क्या बना देता है? परमाणु का पेयर क्या बना देता है? अणु बना देता है। अब पेयर लेना है हमें, तो पेयर हम दो दो के पेयर ले लेते हैं, ठीक है। पेयर में होना चाहिए, तो दो दो के पेयर में ये, तो दो दो के पेयर में तो O2 क्या बन गया हमारा? ये टोटल तो क्या बोला जाएगा? हमारा तत्व बोला जाएगा। टोटल को क्या बोलेंगे हम? जो है इस टोटल को तो हम बोलेंगे तत्व। क्या बोलेंगे? तत्व। ओ को क्या बोलेंगे? ओ को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? पूरा मिल गया हमें ऑक्सीजन। क्या बना? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या मिला? ये ऑक्सीजन क्या है? हमारे एक तत्व है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? O8 इसका परमाणु क्रमांक होता है और 16 इसका परमाणु भार होता है। तो ये क्या मिला स्टूडेंट? हमको जो है तत्व मिल गया। और यहाँ हमने दो दो की बात करी, पेयर की बात करी, ठीक है ना। क्या करी? पेयर की। तो पेयर से स्टूडेंट हमें क्या मिल गया? अणु मिल गया। तो अणु क्या बना हमारा? O2। क्या बना? अणु। यदि हम पेयर की बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट हमको मिल जाता है क्या? अणु। और जब हम पूरे की बात करते हैं, जब सिंगल सिंगल पड़े हुए थे, कैसे पड़े हुए थे? ये सिंगल सिंगल पड़े हुए थे, तो तब हमने इसको क्या बोल दिया? तत्व बोल दिया, ठीक है। ये जहाँ तक है आपको क्लियर हो गया होगा। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब यहाँ हम अणु की बात करें, कितने परमाणुओं से मिलाकर अणु बना? ऑक्सीजन का अणु बना। तो हम यहाँ देखते हैं, ऐसे काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने परमाणु थे हमारे? ऑक्सीजन के 6 परमाणु से। तो 6 परमाणुओं से हमारा क्या बन गया? अणु बन गया, ठीक है। अणु बना। तो 6 हम कैसे करेंगे? यहाँ O6 नहीं बोलेंगे स्टूडेंट, यहाँ क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 3। तो इस समय ऑक्सीजन के कितने अणु हैं आपके? 3 अणु हैं। और कितने परमाणु से मिलकर बना है ये? तो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? ये डायरेक्टली आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। कितने परमाणु हो गए? 6 परमाणु हो गए। 6 ऑक्सीजन के क्या हो गए? 6 ऑक्सीजन के परमाणु। ऑक्सीजन के परमाणु 6 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर क्या बन गया? हमारा अणु बन गया, ठीक है। और हमने यहाँ असमान परमाणु की भी बात कही थी, ठीक है ना। और असमान परमाणु में स्टूडेंट हम देख लेते हैं। यहाँ असमान परमाणु में हम देखें, यहाँ जैसे यहाँ एग्जाम्पल हम इसको देते हैं। जैसे हम कहें एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब ये हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, अकेले H पड़े हुए हैं, तो इनको स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। और अकेले H से जो बन जाएगा वो क्या बोला जाएगा? तत्व। क्या बोला जाएगा? तत्व। और तत्व क्या बनता है? वो हमारा 1H1, ठीक है।
क्या बोलते हैं उस तत्व को हम 1H1 बोलेंगे। ये कौन सा तत्व बन गया हमारा, हाइड्रोजन तत्व बन गया। अब यदि हम इसको 2-2 के पेयर में ले लें, 2-2 के पेयर में ले लें तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, हमारा H2 बन जाएगा। क्या बन गया, H2। H2 क्या हो गया, ये हमारा अणु हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब पेयर की बात करें, जैसे अब असमान परमाणुओं से हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु, दोनों परमाणुओं को स्टूडेंट मैं मिला दूं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं को मैं मिला दूं तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। देखिए हाइड्रोजन के भी परमाणु है, ऑक्सीजन के भी परमाणु है, तो क्या बन गया स्टूडेंट, ये अणु बन गया है। और ये क्या बन गया, एक यौगिक भी बन गया। यौगिक की कहानी अभी आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो अब 2 या 2 से अधिक तत्वों से, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बन जाता है स्टूडेंट, यौगिक बन जाता है। क्या बन जाता है, यौगिक। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या मिल जाए हमें, तत्व मिल जाए, बोले तो एलिमेंट मिल जाए। तो वो एलिमेंट मिलके क्या बना देते हैं स्टूडेंट, यौगिक बना देते हैं। यौगिक बोले तो कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। अब कंपाउंड के बाद स्टूडेंट हमारा क्या बन जाता है, 2 या 2 से अधिक यौगिक यदि मिल जाएं तो वो स्टूडेंट बना देते हैं मिश्रण। क्या बना देते हैं, मिश्रण बना देते हैं। इससे हमारा क्या बन जाता है स्टूडेंट, यौगिक से मिश्रण बन जाता है। यौगिक से ही स्टूडेंट क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। और ये स्टूडेंट अब यौगिक का थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। यौगिक में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, NaCl है। स्टूडेंट ये सब क्या होते हैं, हमारे यौगिक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें अब जैसे हमने H2SO4 बोला, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर, हाइड्रोजन भी आ रहा है, सल्फर भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या बन गया, हमारा एक यौगिक बन गया। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या बन गया, H2SO4 है, क्या है, H2SO4 है, H2 है। तो ये भी स्टूडेंट क्या है, हमारा एक यौगिक है। क्या है, यौगिक है। H2SO4 और यौगिक है, और H2O भी एक यौगिक है। प्रत्येक यौगिक क्या होता है स्टूडेंट, अणु होता है। क्या होता है, अणु। मैंने क्या बोला, समान या असमान परमाणु मिलकर, असमान परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु भी मिल रहे हैं और ऑक्सीजन के भी परमाणु मिल रहे हैं, तो इसको स्टूडेंट H2O को हम क्या बोल देंगे, एक अणु भी बोल देंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब H2SO4 है, 2 या 2 से अधिक असमान परमाणु मिलकर क्या बना देते हैं, एक अणु भी बनाते हैं और क्या बनाते हैं, यौगिक भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यौगिक भी बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ H2SO4 है, हाइड्रोजन के परमाणु हैं, सल्फर के भी परमाणु हैं और ऑक्सीजन के भी परमाणु हैं। इन तीनों के परमाणु ने मिलकर क्या बना दिया, एक यौगिक का निर्माण भी कर दिया। और किसका निर्माण कर दिया, अणु का निर्माण भी कर दिया। तो अणु को मैंने बताया था आपको किस में लेना है, पेयर में लेना है। यौगिक को किस में लेना है, पेयर में लेना है। तो ये सब पेयर में ही तो आ रहा है। H2SO4 इनका पेयर ही तो बन गया। O2OO समान परमाणुओं का क्या था, पेयर था। तत्व क्या था, O बिखरे हुए पड़े थे। ठीक है ना। Cl बिखरे हुए पड़े थे। ठीक है ना, सिंगल पड़े हुए थे। तो उसको स्टूडेंट हमने क्या बोल दिया, तत्व बोल दिया। जब हम Cl के क्या बना दें, 2-2 के पेयर बना दें, तो वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, Cl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। और Cl2 बन गया तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, अणु बोलेंगे। ठीक। हाइड्रोजन अलग अलग बिखरे हुए पड़े थे। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन अलग अलग बिखरे हुए पड़े थे। तो हाइड्रोजन को स्टूडेंट हमने क्या बोल दिया, टोटल बिखरे हुए पड़े थे, तो उनकी टोटल संख्या को हमने क्या बोल दिया, हाइड्रोजन तत्व बोल दिया। क्या बोल दिया, हाइड्रोजन तत्व बोल दिया। जब हाइड्रोजन के ही हमने कितने पेयर बना लिए, 2-2 के पेयर बना दिए। किसके पेयर बना दिए, 2-2 के पेयर बना दिए। तो वो स्टूडेंट क्या बन गया, हमारा अणु बन गया। बोले तो समान परमाणुओं से मिलकर क्या बना, हमारा अणु बना। ठीक है। और सभी परमाणुओं से, सभी समान परमाणुओं से टोटल से क्या बन गया, तत्व बन गया। 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला दिया जाए तो स्टूडेंट क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है। पूरा क्लियर कर दिया आपको जो है। 2 या 2 से अधिक तत्व कौन कौन से होते हैं, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें अब तक कितने तत्व पाए गए हैं, 118 तत्व पाए गए हैं। 118 तत्व हैं।
तो 118 तत्व में जैसे मैंने ऑक्सीजन के बारे में बताया आपको, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, ठीक है ना, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनोन है, रेडोन है, हेलोजन गैस है, सारी सब कुछ ये क्या है हमारे ये तत्व हैं, 118 हैं टोटल, ठीक है। तो अब इसमें से मैंने एक तत्व का नाम लिखा था ये, और दूसरा तत्व मैं लिख दूं आपको स्टूडेंट, जैसे Na होता है, Na क्या होता है, सोडियम, Na बिखरे हुए पड़े थे तो सबको मिला दिया एक जगह तो Na बन गया। तो Na का जो स्टूडेंट परमाणु क्रमांक होता है 11 और जो परमाणु भार होता है स्टूडेंट वो होता है 23, ठीक है। तो Na को बोलते हैं स्टूडेंट हम सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम। अब जैसे चांदी है, चांदी Ag से रिप्रेजेंट करते हैं उसको जो है, ठीक है ना, चांदी का जो सिंबल होता है वो Ag होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है स्टूडेंट वो कितना होता है, 47 होता है, 47 होता है। तो स्टूडेंट ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो यहाँ से तत्व हमने 2 या 2 से अधिक मात्रा में लिए तो यौगिक बन गया, और यौगिक जब 2 या 2 से अधिक मात्रा में लिए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक मात्रा में ले लिए जाएं तो वो क्या बना देते हैं, मिश्रण बना देते हैं। यही मिश्रण बना देंगे, दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो, दोनों को क्या कर दिया जाए, दोनों को यदि हम जोड़ दें, दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, तो जोड़ने पर स्टूडेंट क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। और इसी मिश्रण को स्टूडेंट जो है, इसी मिश्रण को हम क्या बोल देते हैं, विलयन बोल देते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं आपके, केमिकल है, सॉल्यूशन है, लिक्विड फॉर्म में आपके जो है। जब लिक्विड यौगिकों को आप मिलाते हो तो वो क्या बन जाता है, एक मिश्रण बन जाता है। और मिश्रण वो कौन सा मिश्रण बनता है, द्रवीय मिश्रण बनता है, ठीक है ना। मिश्रण भी 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में। मिश्रण को भी ठोस, द्रव, गैस 3 में बांटा गया है, ठीक है ना। तो अब ये द्रवों का मिश्रण है, किसका मिश्रण है, द्रवों का मिश्रण है। तो अब सल्फ्यूरिक अम्ल और पानी, इन दोनों का मिश्रण है। तो इन दोनों के मिश्रण को स्टूडेंट हम क्या बोल देते हैं, विलयन भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, विलयन। तो ये यहाँ तक स्टूडेंट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसे हटा दूँ, थोड़ा सा रफ कर दूँ और आगे फिर देखते हैं इसमें जो है। यहाँ स्टूडेंट हमने देखा क्या, जैसे मिश्रण हमने बनाया, मिश्रण कैसे बना, मिश्रण बना यौगिक के द्वारा। चेन कैसे चली हमारी, मिश्रण को देखते हैं पहले, चेन को हम बाद में बता देंगे आपको, ठीक है। मिश्रण स्टूडेंट हमारा बना कैसे, 2 या 2 से अधिक यौगिक ले लिए हमने, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या लिए हमने, यौगिक, ठीक है। यौगिक जैसे हमारे यौगिक में एग्जाम्पल हम ले लें, एग्जाम्पल हम लें तो एग्जाम्पल में क्या होता है, हमारे जो जितने भी अम्ल हैं, क्षार हैं, लवण हैं, ये सभी क्या होते हैं, यौगिक ही होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, यौगिक। तो इसमें यौगिक में एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2 है, पानी क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। H2SO4 है, क्या है, एक यौगिक है। NaCl है, क्या है, एक यौगिक है स्टूडेंट, ठीक है ना। Cl को ये चिपका के लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, NaCl, ये सब क्या है स्टूडेंट, यौगिक हैं। जब यौगिक को 2 या 2 से अधिक मात्रा में मिलाते हैं, ठीक है ना, 2 यौगिक ले लिए तो दोनों यौगिकों को आपस में हमने क्या कर दिया, H2O प्लस कर दिया हमने, ठीक है, मिला दिया दोनों को। तो ये स्टूडेंट क्या बन गया, हमारा मिश्रण बन गया। क्या बन गया, ये मिश्रण। और मिश्रण भी स्टूडेंट हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो स्टूडेंट समांगी मिश्रण के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी होता है जिसमें कोई चीज़ घुलती है और घुलने के बाद में हमें दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है, हमने क्या चीज़ उसके अंदर घोली थी और वो दिखाई नहीं दे रही है, तो वो समांगी मिश्रण हो जाता है। और जो चीज़ दिखाई दे जाए तो उसे हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं चर्चा करेंगे हम जो है, क्योंकि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है।
तो हाँ, अब ये मिश्रण बन गया हमारा, क्या बना, H2O प्लस H2SO4, ये मिश्रण बन गया। तो ये मिश्रण जो है हमारा क्या बोला जाएगा, ये दोनों कैसे हैं, ये पानी क्या है, लिक्विड फॉर्म में, और ये भी क्या है, हमारी लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये मिश्रण को हम, इस मिश्रण को स्टूडेंट हम क्या बोल देते हैं, विलयन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, विलयन। इसको हम बोल देते हैं विलयन। अब ये विलयन वाली चीज़ आप पढ़ोगे किसमें, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे स्टूडेंट, ठीक है। वो सॉरी, केमिस्ट्री नहीं, बैटरी के अंदर पढ़ोगे, ठीक ना। केमिस्ट्री में तो होता ही है ये, बैटरी के अंदर आप इलेक्ट्रिकल के उसमें जो बैटरी है ना, तो बैटरी का जब पार्ट पढ़ेंगे तब आप इस विलयन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूँ। ये विलयन जो स्टूडेंट होता है, ये कैसे बना हमारा, जैसे पानी है और ये क्या है हमारा तेजाब। तेजाब क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है हमारा, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम गंधक का अम्ल भी बोलते हैं। इन दोनों को मिला के स्टूडेंट क्या बना हमारा, विलयन बना, विलयन बन गया। इस विलयन का नाम जो है रासायनिक विलयन भी दे देते हैं। क्या बोल देते हैं, इस विलयन को हम रासायनिक विलयन भी बोल देते हैं। भाई रासायनिक तो हैं दोनों, केमिकली तो हैं, केमिकल सॉल्यूशन बोलते हैं या रासायनिक विलयन बोलते हैं, बात एक ही है। तो ये स्टूडेंट, ये रासायनिक विलयन जो बनता है, ये दो चीज़ों को मिलाकर बनता है, ठीक है ना। दो चीज़ें कौन कौन सी थी इसमें, H2SO4 पानी था, और ये क्या था हमारा, अम्ल था, ठीक है। तो पानी और अम्ल दो चीज़ों को मिलाकर बना, तो इसीलिए पानी और अम्ल, पानी को क्या बोल दिया हमने, पानी को स्टूडेंट बोल दिया हमने विलायक, ठीक है ना, विलायक। और इसको जो कम मात्रा में होता है स्टूडेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, विलायक। ये अधिक मात्रा वाला है, जो अधिक मात्रा में होता है, और विलय क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है, ठीक है ना, जिसको आप मिला रहे हो, ठीक है ना, कम मात्रा वाले को। जो कम मात्रा में आपका मटेरियल होता है उसको हम विलय बोलते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, उसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो विलायक में क्या होता है स्टूडेंट, ये पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ये अम्ल की मात्रा क्या होती है, H2SO4 है, ये आप अम्ल की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने देखा होगा जब लेड एसिड बैटरी का जो केमिकल सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं, केमिकल सॉल्यूशन जब तैयार करते हैं तो उसमें अम्ल और क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, अम्ल और पानी मिलाते हैं। तो इसमें पानी की जो मात्रा होती है स्टूडेंट कितने % होती है, 70% होती है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, विलायक बोल देते हैं। और इसमें जो तेजाब की मात्रा होती है, गंधक के अम्ल की, सल्फ्यूरिक अम्ल की जो मात्रा होती है स्टूडेंट, वो कितने % होती है। कोई विलयन बनेगा, कोई चीज़ बन रही है तो उसकी मात्रा कितनी होती है, दो चीज़ों को मिला के 100% ही तो बनेगी। तो 30% क्या हो जाता है स्टूडेंट, हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है यहाँ। तो ये दोनों चीज़ों को मिलाकर स्टूडेंट क्या बना हमारा, रासायनिक विलयन बना। और इस रासायनिक विलयन को ही स्टूडेंट हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। ये तो आपने खूब सुना होगा वर्ड जो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक केमिकल सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, रासायनिक विलयन होता है। एक रासायनिक विलयन कैसे तैयार होता है, विलेय और विलायक को मिलाकर तैयार होता है। विलेय क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है। विलायक क्या होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है। जो कम मात्रा में था वो हमारा अम्ल था, और जो ज़्यादा मात्रा में था वो पानी था। तो इसीलिए स्टूडेंट हमने क्या बोल दिया इसको, जो है हमने इसको बोल देते हैं डाइल्यूट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब होता है तनु। डाइल्यूट का मतलब होता है क्या, तनु। तनु का मतलब है पतला, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, तनु। तनु H2SO4। जब भी तो बोलते हैं कि बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तनु H2SO4। तनु मतलब अम्ल की मात्रा कैसी है तुम्हारी, कम है, और उसमें पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें काफ़ी अच्छे से हमने समझा, पदार्थ को समझा। एक स्ट्रक्चर और मैं बना देता हूँ, फिर दोबारा से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये स्टूडेंट मैं यहाँ से अब क्लियर कर दूँ इसको, तो आपको जहाँ तक है समझ में आ गया होगा पूरा। अब बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता चल गई स्टूडेंट। एक बार और देखते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं हम, जो है उस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।
देखिए स्टूडेंट, हम पदार्थ के बारे में चर्चा कर रहे थे और पदार्थ कैसे बना है स्टूडेंट हमारा। सबसे पहले क्या आया था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से स्टूडेंट हमारा क्या बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर हमारा बना स्टूडेंट परमाणु, एटम। क्या बना, परमाणु। यही तो बनाया था हमने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर स्टूडेंट क्या बन गया, हमारा परमाणु, एटम बन गया। और ये परमाणु से मिलाकर स्टूडेंट हमारा क्या बन जाता है, जब समान परमाणु मिल जाते हैं, ठीक है ना, समान परमाणु मिल जाए तो वो क्या बना देते थे स्टूडेंट, समान मिल जाते थे समान परमाणु। समान परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट, तत्व बना देते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। जब समान और असमान दोनों परमाणु मिल जाते हैं, क्या होता है, समान और असमान, समान मात्रा में हो या असमान हो, ठीक है ना, समान हो या असमान हो, तो वो स्टूडेंट हमारा क्या बना देते थे, अणु बना देते थे, अणु बना देते हैं। क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ये क्लियर होगी बात आपको। जब दो या दो से अधिक तत्व मिल जाते हैं, तो तत्व मिल जाते हैं तो स्टूडेंट वो क्या बना देते हैं, आपके यौगिक बना देते हैं। दो या दो से अधिक मात्रा में, ठीक है ना, दो या दो से अधिक हों, कैसे हों, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक होंगे वो क्या बना देते हैं स्टूडेंट, यौगिक बना देते हैं। और यौगिक जब दो या दो से अधिक होते हैं स्टूडेंट, यौगिक जब दो या दो से कैसे होते हैं, अधिक होते हैं, तो वो क्या बना देते हैं स्टूडेंट, मिश्रण बना देते हैं। क्या बना देते हैं, मिश्रण बना देते हैं। और ये बाद में आपका क्या बन जाता है स्टूडेंट, पदार्थ बन जाता है। क्या बन गया आपका, ये सबको मिला के क्या बना, पदार्थ। ये डायग्राम आपको स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। इससे आपको जो है बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या बना, आपका परमाणु बना। और परमाणु जब समान मात्रा में मिल जाते हैं, समान परमाणु होते हैं, तो क्या बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। जब हमारे समान परमाणु मिल जाएं, जैसे ओ का क्या बना दिया, पेयर बना दिया, तब भी क्या बन गया हमारा O2 क्या होता है, एक हमारा अणु होता है। H मिले, H2 बना, तो क्या बना हमारा, एक अणु बना। तो हम कहें जैसे H और O दोनों के परमाणु मिल जाएं तो स्टूडेंट क्या बन जाता है हमारा, तब भी एक अणु बनता है। उसको स्टूडेंट हम क्या बोल देते हैं, देखो H के और O के दोनों के परमाणु मिलकर, ठीक है ना, H और O के दोनों के परमाणु गए, या फिर यहाँ H और O क्या बोल जाएंगे, तत्व बोले जाएंगे। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलाकर क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है। तो यौगिक में स्टूडेंट हमने क्या देखा था, H2O को देखा था, ठीक है। तो ये यौगिक में भी क्या होता है, पेयर होता है, ठीक है ना। पेयर कैसा होता है, समान परमाणुओं का नहीं होता है, असमान परमाणुओं का, असमान तत्वों का होता है, ठीक है ना। समान तत्व नहीं होते, असमान तत्वों का होता है। तो इस असमान तत्वों का ये भी यहाँ पेयर है, तो यहाँ भी हम पेयर की ही तो बात करते हैं। H2 एक अणु है, O2 क्या है, एक अणु है। अब H2O भी क्या होता है, एक अणु होता है। ये पेयर ही तो हो गया, H का और O के दोनों के परमाणु मिल गए, दोनों के परमाणु मिल गए, तो तब भी इसको क्या बोला हमने, अणु बोला। और इसको भी क्या बोला, ये समान परमाणु मिलकर क्या बना देते हैं स्टूडेंट, अणु बना देते हैं। ये समान परमाणु मिलकर क्या बना देते हैं, ये अणु बना देते हैं। और असमान परमाणु मिल जाए, असमान तत्वों के परमाणु मिल जाए, तब भी क्या बना देते हैं, अणु बना देते हैं। और इसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, असमान तत्व मिला के इसी को हम क्या बना देते हैं, क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। जैसे आपने देखा है, असमान तत्व ही तो है, हाइड्रोजन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो तत्वों को मिला के क्या बन गया आपका H2O क्या है, एक तुम्हारा यौगिक भी है और एक तुम्हारा अणु भी है। H2SO पर है, ये भी क्या है तुम्हारा, एक अणु भी है, यौगिक भी है। HCl क्या है स्टूडेंट, एक अणु भी है, यौगिक भी है। अब मिश्रण की बात कर रहे थे, तो मिश्रण में जैसे स्टूडेंट हमने क्या ले लिया, H2O प्लस H2SO4, दोनों को मिला दिया। तो दोनों को मिलाने पे स्टूडेंट क्या बन गया, मिश्रण बन गया। और ये मिश्रण जो है, यही मिश्रण जो है ये लिक्विड की फॉर्म में है, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, रासायनिक विलयन बोल दिया। इसी को क्या बोल देते हैं हम, जो है विलयन बोल देते हैं, या रासायनिक विलयन बोल देते हैं, रासायनिक विलयन बोल देते हैं। तो ये स्टूडेंट, ये रासायनिक विलयन होता है, या रासायनिक विलयन बोले, या इसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोले, इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं।
इसी को हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। अब रासायनिक विलयन हमारा कैसे तैयार होता है स्टूडेंट? विलेय और विलायक दो चीज़ों को मिलाकर बनता है। तो ये स्टूडेंट आपको यहाँ कहानी पूरी क्लियर हो गई होगी, मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे परमाणु की संरचना, तत्व की संरचना देखेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति होती है, कौन कौन सी मतलब गति होती है इसकी, एक तो स्पिन मोशन होती है और एक इसकी ऑर्बिट मोशन होती है, ये कैसे मतलब घूमता है। और इसमें जो परमाणु की संरचना में हम देखेंगे इसका जो है नाभिक के बारे में जानेंगे, नाभिक में कौन कौन उपस्थित होते हैं और इसके बाहर कौन चक्कर लगाते हैं। तो इन सब के बारे में कल स्टूडेंट हम चर्चा करेंगे। इसमें बोरबरी का नियम भी हम देखेंगे। बोरबरी ने क्या बताया था कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2n² के बराबर होती है। और उसका हम क्या देखेंगे, तत्व का क्या देखेंगे हम, जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना भी सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें क्या बेनिफिट होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्टूडेंट हमें ये बेनिफिट होगा कि उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा तत्व हमारा धातु है, कौन सा तत्व अधातु है। तो जो धातुएं होती हैं स्टूडेंट वैद्युत की कैसी होती हैं, चालक होती हैं। तो हमें ये चालक और क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से हमें चालक, अचालक और अर्धचालक इन तीनों के बारे में हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम कल देखेंगे स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। हमारी वीडियो आपको स्टूडेंट अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है स्टूडेंट।